गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ही होंगे आई थिंक। हम लोगों ने हिस्ट्री का चैप्टर 11 स्टार्ट कर दिया था और पेज नंबर 103 तक मतलब समुद्रगुप्त का जो टॉपिक था हमने वो कंप्लीट कर दिया था। समुद्रगुप्त को हम क्या कहते थे? नेपोलियन ऑफ इंडिया, क्योंकि वो कभी भी कोई लड़ाई नहीं हारा था। ठीक है। समुद्रगुप्त किस एम्पायर से रिलेटेड था? गुप्त एम्पायर से। ठीक है, गुप्त एम्पायर से समुद्रगुप्त रिलेटेड था। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। समुद्रगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि 380 एडी से लेके 413 एडी तक राजा रहे या फिर उन्होंने राज किया। ठीक है, चंद्रगुप्त के बारे में जानेंगे। समुद्रगुप्त was succeeded by his son Ramagupta, who was captured by Shaka Satrapas. Then his brother Chandragupta II defeated the Satrapas. Chandragupta II took the title of Vikramaditya. समुद्रगुप्त का जो वंशज था या जो उसका बेटा था वो था रामागुप्त। उसे कैप्चर किसने कर लिया था? शाका ने उसे कैप्चर कर लिया था समुद्रगुप्त। ठीक है, देन हिज ब्रदर चंद्रगुप्त सेकंड डिफीटेड द शाका सत्रपास। तो जो चंद्रगुप्त सेकंड था, जो उसका दूसरा बेटा था या फिर जो रामागुप्त का भाई था, उसने इन्हें डिफीट किया और खुद को टाइटल दिया विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य एक उपाधि मानी जाती थी। ठीक है, उस टाइम पे तो उन्होंने खुद को टाइटल दिया विक्रमादित्य। During his reign, the Guptas attained the highest power of prosperity. उनके टाइम पे गुप्ता जो है, जो गुप्त एम्पायर था, वो अपनी हाईएस्ट पीक पे था या फिर सबसे ऊंची उसी पे था। समुद्रगुप्त के टाइम से भी था और चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे भी था। ठीक है, he inherits a vast kingdom and defeats the Shakas of West Malwa and Gujarat. उन्होंने अपने किंगडम को काफी बढ़ाया और हराया किसको? शाकास थे, वेस्टर्न मालवा को और एंड गुजरात के जो थे। ठीक है, उन्हें हराया था जो शासक थे वहां पे। He acquired control over these prosperous port of the western India, बुरुज, कैबिन एंड सोपरा। उन्होंने इन पे भी वेस्टर्न पोर्ट जो थे इंडिया के, उन पे भी कंट्रोल किया। कैम्बे, सोपारा एंड बुरवाज। ठीक है, इन पे भी उन्होंने कंट्रोल किया अपना चंद्रगुप्त सेकंड ने। ठीक है, ही मेड उज्जैन हिज सेकंड कैपिटल एंड बिकेम ए ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। उज्जैन को उन्होंने अपनी सेकंड कैपिटल बनाया या अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ठीक है, एंड बिकेम ए ग्रेट पोर्ट्रेट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। और वो एक काफी महान विद्वान थे। किस चीज के? एक तो लिटरेचर के काफी महान विद्वान थे वो, और पोएट्री के। ठीक है, हिज कोर्ट वाज एडोर्न्ड बाय मैनी ग्रेट स्कॉलर्स एंड पोएट्स। उनकी जो कोर्ट थी उसमें बहुत महान पोएट्स रहते थे या स्कॉलर्स, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग वहां पे रहते थे। जैसे कि कालिदास वाज वन ऑफ देम। कालिदास जो हुए हैं, बहुत बड़े पोएट हुए हैं इंडिया के अंदर, वो भी चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में पोएट थे। ठीक है, कालिदास। इट वाज ड्यूरिंग हिज टाइम दैट द चाइनीज पिलग्रिम फाहियान विजिटेड इंडिया। फाहियान जो कि चाइनीज पिलग्रिम थे, मतलब कि जो घूमने फिरने वाले लोग होते हैं, ट्रैवलर होते हैं, पिलग्रिम कहते हैं। ठीक है, फाहियान था उनका नाम, जो कि चाइना से आए थे। वो भी उन्हीं के टाइम पे इंडिया में आए थे, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। एंड गिव ए डिटेल्ड अकाउंट द लाइफ ऑफ पीपल इन हिज राइटिंग। और उन्होंने उस टाइम पे लोगों की जिंदगी कैसी थी अपनी राइटिंग से लोगों को बताने की कोशिश करी कि उस टाइम पे लोगों की जिंदगी कैसी थी। ठीक है, फॉल ऑफ द एम्पायर, मतलब एम्पायर का फॉल कैसे हुआ? जब गुप्त जो थे वो इतने ही महान थे और उनमें इतने महान राजा हुए, तो वो लोग हारे कैसे या उनका डिक्लाइन कैसे हुआ है, वो धीरे धीरे खत्म कैसे हो गए। ठीक है,
चंद्रगुप्त सेकंड वाज सक्सेटेड बाय हिज सन कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद जो उनके वंशज थे या जो उनके सक्सेसर थे चंद्रगुप्त सेकंड के बाद वो थे कुमारगुप्त, मतलब उनके बेटे मान लीजिए। वो टर्न वाज सक्सेटेड बाय हिज सन शकादगुप्त। उसके बाद उनके बेटे आए स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के बेटे आए फिर स्कंदगुप्त, ठीक है। ड्यूरिंग द रूल ऑफ स्कंदगुप्त द गुप्त एम्पायर फेस्ड द थ्रेट ऑफ यूना इन्वेशन। यूना इन्वेशन को स्कंदगुप्त के काल में उन एम्पायर्स ने फेस किया, ठीक है। मतलब स्कंदगुप्त जब राजा थे तो उस टाइम पे यूना इन्वेशन आया था तो उन लोगों ने उसे फेस किया था, ठीक है। यूना इन्वेशन क्या था? यूना इन्वेशन एक टाइप का वायरस था, जैसे कि अब कोरोना फैला हुआ है ना, तो उस टाइम पे यूना करके एक वायरस आया था जिससे काफ़ी लोग बीमार हुए थे, एक बैक्टीरिया था जिससे बीमारी फैलती थी, ठीक है। यूनास वाज एक्सपेक्टेशन हॉर्समैन एंड आर्चर्स। यूना जो है वो एक्सीलेंट हॉर्समैन एंड आर्चर्स को हुआ, मतलब जो हॉर्समैन थे, जो घुड़सवार थे, आर्चर्स थे, जो तीर कमान वाले थे, उन सब लोगों को हुआ, तो उससे आर्मी वीक हुई। स्कंदगुप्त and his successor found it is very difficult to withstand them। ये बहुत डिफिकल्ट था उन लोगों के साथ स्टैंड करना या ऐसी आर्मी के साथ स्टैंड करना जो कि जिनको यूना हो चुका था, ठीक है। While the Gupta rule lingered on till the middle 6th century AD, the glory of the Gupta had faced a century earlier, faded a century earlier। 6th सेंचुरी की शुरुआत में ये धीरे धीरे जो गुप्त थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे, और 1 सेंचुरी के बाद गुप्त को जो है उनकी जो गैलरी थी या उन्होंने जो भी अचीवमेंट हासिल किए थे या जो भी जीत हासिल की थी वो वहीं पे धीरे धीरे फेड होने लगी या धीरे धीरे धुंधली होने लगी, लोगों के ध्यान में से, मतलब वो लोग जाने लगे 6th सेंचुरी की शुरुआत में। सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है वो लोग कैसे चलाते थे, मतलब कैसे राजा अपने राज्य को कैसे चलाता था, ठीक है। द गुप्त किंग वर ऑल पावरफुल, दे एडोप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल सो दैट दे रिगार्डेड एज ए पावरफुल बाय देयर सब्जेक्ट सच एज परमेश्वरा, महाराजा देवराज, ठीक है। गुप्त किंग जो थे वो बहुत पावरफुल थे। दे एडोप्टेड हाई सराउंडिंग्स टाइटल, उन्हें ना बहुत हाई सराउंडिंग्स टाइटल मिले हुए थे, मतलब उन्हें बहुत बड़े बड़े नामों से जाना जाता था। जैसे चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य का टाइटल हासिल किया, मतलब खुद को दिया था, तो ऐसे ही उन्हें परमेश्वरा के टाइटल से भी जाना जाता था। कुछ राजाओं, इतने महान राजा हुए हैं गुप्त में। और किसी को महाराजा धीराज, महाराजा धीराज का मतलब होगा राजाओं का भी राजा या सबसे बड़ा राजा, ठीक है। The king maintained a standing army, which was supplemented by the force provided by the federal lords। उनके पास जो आर्मी थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, वेल ट्रेंड थे वो लोग, इसी वजह से वो लोग कभी युद्ध नहीं हारते थे गुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट was the first to adopt the grand title of महाराजा धीराज। जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे उन्होंने सबसे पहले ये टाइटल खुद को दिया था महाराजा धीराज वाला, ठीक है, या उन्हें दिया गया था या उन्होंने अडॉप्ट किया था खुद के लिए। द गुप्ता डिवाइडेड द एम्पायर इनटू प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट्स एंड विलेजेस। द गुप्त रूलर वर वाइज इनफ टू गिव पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द ऑफिशियल ऑफ द प्रोविंस एंड डिस्ट्रिक्ट। जो गुप्ता रूलर थे वो बहुत ही समझदार थे या बहुत ही वाइज थे। उन्होंने एम्पायर को 3 चीज़ों में डिवाइड किया था, प्रोविजंस, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेजेस, और वहाँ पे जो संभालते थे उन्होंने उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी थी। जैसे कि अब जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे ऊपर का अधिकारी माना जाता है वो होता है डीएम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ऐसे ही उस टाइम पे भी होता था, और उन्होंने उन्हें पूरे अधिकार दिए थे। वहाँ के जो भी होते थे अधिकारी, उनको पूरे अधिकार मिले हुए थे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है और कैसे चीज़ों की देखरेख करनी है। There was a discrimination of power
मतलब उन्होंने पावर को बांटा था हर एक चीज़ में, विलेजेस में अलग पावर, डिस्ट्रिक्ट में अलग पावर, प्रोविजंस में अलग पावर, एडमिनिस्ट्रेशन में अलग पावर, ठीक है, आर्मीज के लिए अलग से सारी चीज़ें, ठीक है, ऐसे करते थे, इसीलिए वो वाइस कहे गए हैं और इसीलिए उन्होंने इतने लंबे समय तक राज किया है इंडिया में, ठीक है। इन द विलेज द विलेज हेड्समैन बिकेम ए वेरी इंपॉर्टेंट इन द गुप्त टाइम्स। विलेज में क्या था, जो गुप्ता के समय में जो हेडमैन होता था विलेजेस का, वो कौन होता था, हेड्समैन कहा जाता था उसे। ही मैनेज द विलेज अफेयर्स विद हेल्प ऑफ विलेज एल्डर्स। वो मैनेज कैसे करता था विलेज को, जो विलेज में बड़े लोग हैं, मतलब जो एल्डर्स हैं, मतलब जो बड़े बूढ़े लोग हैं, वो उनसे बातें जानने की कोशिश करता था कि जी क्या चल रहा है विलेज में, सब ठीक है या नहीं है, ये सब चीज़ें, और फिर वो इन्फॉर्म करता था अपने राजा के नीचे जो भी मंत्री वगैरह थे उनको। With the administration of the village and towns, important local citizens were involved. इसमें क्या है कि लोकल जो सिटीजन्स थे वो भी इन्वॉल्व थे, मतलब अगर उन्हें भी कुछ कहना होता था तो वो भी अपनी बात सामने रख सकते थे, ठीक है। Thus the Gupt involves the local people in the task of administration. गुप्त ऐसे ही गुप्त जो एम्पायर थे उन्होंने इन्वॉल्व किया था कॉमन पीपल को भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन में। मान लीजिए जैसे कि चंद्रगुप्त सेकंड थे, उन्हें कोई डिसीजन लेना है तो वो पहले अपनी जनता से पूछते थे कि जी ये डिसीजन मैं लेने वाला हूँ, ये आप लोगों के लिए ठीक होगा या नहीं होगा, वो ले देते थे। और अगर उन्हें ऐसा लगता था कि ये हमारी जनता के लिए ठीक नहीं है या जनता इसका विरोध कर रही है तो वो उसे खत्म भी कर देते थे। इसीलिए वो इतने वाइज कहे गए हैं और इसीलिए उनका इतना लंबा राज्य चला है इतने लंबे समय तक, ठीक है। सेनापति, महासेनापति, महाबलीकृता वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मिलिट्री ऑफिसर। ये तीनों जो है काफ़ी मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे। सेनापति तो शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। Except these officials, the Samanthas, who acted as a intermediaries between the king and the peasants, also assigned the authority to collect land revenue. प्लीजेंट्स जो किसान थे छोटे तबके के और किंग के बीच में समंथास एक इंटरमीडिएट का काम करता था। इंटरमीडिएट मतलब जैसे वो पढ़ा था ना हमने पंचायती राज वाला सिस्टम, उसमें जो पटवारी थे वो इंटरमीडिएट का काम किसके बीच में करते थे, फार्मर्स के और गवर्नमेंट के। ऐसे भी उस टाइम पे समार्थास होते थे जो कि इंटरमीडिएरीज का काम करते थे किसानों के और किंग्स के बीच में, ठीक है। और लैंड रिवेन्यू भी कलेक्ट करने का काम उन्हीं का होता था। लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करने का काम पटवारी का होता है और उस टाइम पे समंथास का होता था गुप्ता के टाइम पे, ठीक है। इन एडिशन horse and to provide equipment for welfare. Some important posts were hereditary. For example, the poet Harisen was Mahadayak of the chief judicial officers like his father. जो हरिसेन थे जो कि पोएट थे काफ़ी, वो बाद में धीरे धीरे जाके फिर जज भी बन गए थे, दंडनायक बन गए थे या चीफ जुडिशियल बन गए थे। जो कि दंडनायक मतलब जैसे कि जो जज, मेन जज मान लीजिए चीफ जस्टिस, जैसे सुप्रीम कोर्ट में होता है इंडिया में, ऐसे ही वो चीफ जस्टिस थे गुप्ता की कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में। समटाइम्स मैनी ऑफिसेस वर हैंड बाय वन ऑफिसर, मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि एक ही इंसान कई सारे ऑफिसेस संभाल रहा है, ठीक है, उस टाइम पे ऐसा भी होता था। लाइफ इन द गुप्त एज, उस टाइम पे लाइफ कैसी थी जब गुप्त थे इंडिया में, तो उस टाइम पे लाइफ कैसी थी। वी नो ए लॉट अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ गुप्ता फ्रॉम द अकाउंट ऑफ ए फाहियान। फाहियान ने जो बुक लिखी थी उससे हमें गुप्ता की इकोनॉमिकली और सोशियली और पॉलिटिकली लाइफ के बारे में काफ़ी हद तक कुछ पता लगता है। फाहियान जो चाइनीज आया था इंडिया में, ठीक है, उसने लिखा है ए चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड डिफरेंट पार्ट ऑफ द गुप्त एम्पायर। गुप्त एम्पायर के काफ़ी डिफरेंट पार्ट में वो गया था, ठीक है। फाहियान जो कि चाइना से आया था, उसने एक बुक लिखी थी गुप्त साम्राज्य के बारे में। उसने
उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन दी है सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। He informs us that the cities were prosperously and many rich people lived in these cities. उसने कहा है कि काफ़ी सुंदर साम्राज्य था या काफ़ी सुंदर सोसाइटी थी और काफ़ी रिच लोग भी उस सोसाइटी में रहते थे, मतलब काफ़ी अमीर लोग भी सोसाइटी में रहते थे या उनके सिटीज़ में रहते थे। फाहियान स्पेंड 6 years इन द गुप्त किंगडम। फाहियान 6 साल तक गुप्त साम्राज्य में रहा था इंडिया में। ही फाउंड द एंटायर किंगडम वेरी पीसफुल। उन्होंने क्या देखा था कि पूरे साम्राज्य में काफ़ी शांति है, ठीक है। ही फाउंड द देयर वॉज प्रोस्पेरिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ही फाउंड द पीपल कंटेंट एंड हैप्पी। अकॉर्डिंग टू फाहियान द गुप्त किंग्स वर सपोर्टर्स ऑफ लर्निंग आर्ट। फाहियान के अकॉर्डिंग जो गुप्त राजा थे वो आर्ट को सपोर्ट करते थे या उन्हें आर्ट्स काफ़ी पसंद था, लर्निंग आर्ट्स करना। और उस टाइम पे जो जस्टिस था सबके लिए इक्वल था, मतलब कि एक अच्छा साम्राज्य था, ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी उस टाइम पे? द गुप्त रूलर प्रोड्यूस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में गुप्त ने जो है सबसे ज़्यादा कोइंस बनाए थे गोल्ड के। इतने गोल्ड के कोइन किसी ने नहीं बनाए थे एंशिएंट इंडिया में, मतलब पुराने ज़माने में, ठीक है, उस टाइम पे एंशिएंट इंडिया में। दिस इंडिकेट्स द प्रोस्पेरिटी ऑफ गुप्त एम्पायर। इससे हमें पता लगता है कि गुप्त एम्पायर की इकोनॉमिकली कितने स्ट्रॉन्ग थे वो लोग या उनकी प्रोस्पेरिटी के बारे में, ठीक है। गुप्त ट्रेड विद रोमन एम्पायर टू विच दे एक्सप्लोर्ट सिल्क। जो रोम के एम्पायर्स थे उनके साथ भी गुप्त ने जो है ट्रेड किया है और उन्हें सिल्क भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे सिल्क। बट टुवार्ड द एंड ऑफ गुप्त पीरियड द ट्रेड डिक्लाइन, दिस ट्रेड डिक्लाइन। बट जैसे ही गुप्त एम्पायर खत्म हुआ, डिक्लाइन हुआ, तो ये जो ट्रेड था सिल्क वाला वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया, ठीक है। बिकॉज द रोमन हैड लर्न द आर्ट ग्रोइंग सिल्क फ्रॉम द चाइनीज। क्योंकि रोमन्स ने जो है सिल्क पैदा करने का आर्ट चाइना वालों से ऑलरेडी सीख लिया था, ठीक है। तो आज इसे यही तक रखते हैं हम, इकोनॉमिक लाइफ तक, ठीक है। इकोनॉमिक तक हो गया आपका। अगर किसी को कुछ भी समझ में ना आया हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और हैव अ गुड डे, ओके।